दोस्तों, आप देख रहे हैं इतिहास लेखन और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। इतिहास लेखन के इस सेगमेंट में हम चर्चा करने वाले हैं इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी के बारे में। इस सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि इलाहाबाद स्कूल का जो इतिहास लेखन है, जो इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री है, उसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई और किन उद्देश्यों के साथ हुई। इसके अलावा हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस स्कूल के जो इतिहासकार थे, उन्होंने जो इतिहास लेखन किया, उसके जनरल फीचर्स, उसकी सामान्य विशेषताएं क्या थीं। इसके अलावा इस स्कूल के जो अलग अलग इतिहासकार हैं, जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, जैसे रसब्रुक विलियम हो गए, सर सफ़ात अहमद खां हैं, और आर पी त्रिपाठी, बेनी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, इन सभी पर आगे चल करके हम पर्टिकुलर एक एक इतिहासकार पर एक एक पर्टिकुलर लेक्चर लेकर के आएंगे। बहरहाल इस लेक्चर में हमारा जो मुख्य फोकस है वह इलाहाबाद स्कूल के जो इतिहासकार हैं, उनके इतिहास लेखन की जो सामान्य विशेषताएं हैं उन पर रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इलाहाबाद स्कूल इतिहास लेखन। देखिए, इलाहाबाद स्कूल इतिहास लेखन की शुरुआत इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के साथ ही कुछ वर्षों बाद हो गई। आपको पता है 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और कुछ ही वर्षों बाद 1912 में यहाँ के इतिहास और बहुत ही कम समय में यह देश का इतिहास अध्ययन और शोध का एक प्रमुख केंद्र बन गया। मुख्य रूप से यह मध्यकालीन इतिहास लेखन के लिए जाना गया और यही कारण था कि 1935 में जब नेशनल हिस्ट्री कांग्रेस की स्थापना हुई, उसका गठन हुआ, तो सर्वसम्मति से उसका जो पहला अध्यक्ष है वह हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के जो दूसरे अध्यक्ष थे उस समय पे, सर सफ़ात अहमद खां, उनको नेशनल हिस्ट्री कांग्रेस का भी अध्यक्ष बनाया गया। आगे चलकर 1955 में यहाँ का जो इतिहास विभाग है वह दो अलग अलग विभागों, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विभाग और प्राचीन इतिहास विभाग के रूप में बंट गया। आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये दोनों डिपार्टमेंट आपको अगल बगल स्थित मिल जाएंगे। अब बात आती है कि इस विभाग की स्थापना क्यों हुई। देखिए, इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य ये था, इस उद्देश्य के साथ ही इस विभाग की स्थापना हुई थी कि यहाँ के विद्यार्थी इतिहास लेखन की नवीन तकनीकों से अवगत हो सकें, जो अपने स्वरूप में आधुनिक हो और यूरोपीय हो। ध्यान रखिए, जिसका स्वरूप किस प्रकार के, उसके किस प्रकार के स्वरूप की बात की जा रही है, यूरोपीय स्वरूप की बात की जा रही है। अब हम देखते हैं कि इस इलाहाबाद स्कूल के जो इतिहासकार थे, उन्होंने जो लेखन किया, उनके जनरल फीचर्स क्या क्या हैं। देखिए, इन्हें मैंने हेडिंग्स में बांट दिया है और इस दरमियान जो इतिहासकार आएंगे और उनकी जो बुक्स आएंगी उनको मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहली विशेषता है ऐतिहासिक पद्धति पर बल। यहाँ के जो इतिहासकार हैं वो ऐतिहासिक पद्धति पर बहुत अधिक बल दिया करते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पहले अध्यक्ष थे रसब्रुक विलियम, और रसब्रुक विलियम ने अपनी बुक 4 लेक्चर्स ऑन द हैंडलिंग ऑफ द हिस्टोरिकल मटेरियल में बताया है कि इतिहास को पढ़ना कैसे चाहिए। इसके पहले लेक्चर में उन्होंने बताया है कि इतिहास में व्यक्ति की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, और वे कहते हैं कि हमें किसी भी सोर्स को जांच परख कर ही स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए वे सोर्स का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के क्रिटिसिज्म करने की बात करते हैं, दोनों प्रकार की आलोचना करने की बात करते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि इतिहासकार को एक आलोचनात्मक पद्धति को अपनाना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर हेरम्ब चतुर्वेदी कहते हैं कि यहाँ हमेशा से व्यक्तिनिष्ठ नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखा जाता था। अगला पॉइंट है तथ्यों की जांच परख के बाद ही उपयोग में लेना। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हेरम चतुर्वेदी कहते हैं कि यहाँ के इतिहासकार तथ्यों को ठोक बजा करके ही उपयोग में लाते थे। यानी जब तक किसी तथ्य पर यह विश्वास न हो जाए कि यह बिल्कुल सही है, तब तक उसे उपयोग में नहीं लाया जाता था। और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है यहाँ यहीं के पूर्व प्रोफेसर बेनी प्रसाद की पुस्तक हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम। इस पुस्तक के साथ जुड़ी एक दिलचस्प घटना को डॉक्टर हिरम चतुर्वेदी बताते हैं। वे कहते हैं कि 1930 में यह पुस्तक लिखी गई और 10 साल तक इस पुस्तक पर बहस चलती रही, और फिर तब कहीं जाकर यह पुस्तक 1940 में छपी। यानी एक ऐसी पुस्तक जो 1930 में लिख ली गई और 10 साल तक उस पर बहस चल रही है, और जब तक उसके तथ्यों की पुष्टि अच्छी तरह से नहीं हो जा रही है तब तक उसका प्रकाशन नहीं हुआ, और आगे चल करके फिर 1940 में उसका जो है प्रकाशन होता है।
यह पुस्तक पहले किताबिस्तान और आगे चलकर अरसलान लाहौर से छपी। अगला पॉइंट है प्राथमिक स्रोतों पर बल। देखिए, यहाँ के इतिहास विभाग के प्रोफेसरों के द्वारा प्राथमिक स्रोतों, प्राइमरी सोर्सेज के उपयोग पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। चूंकि यहाँ पर सामान्यतः उस समय आप जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास लिखा जा रहा था, इसलिए यह आवश्यक था कि यहाँ के प्रोफेसर्स को फारसी भाषा आए, क्योंकि मध्यकाल की ज़्यादातर रचनाएं फारसी भाषा में थी। और यह एक अच्छी बात थी कि यहाँ के लगभग सभी आरंभिक प्रोफेसरों जैसे आर.पी. त्रिपाठी, बेनी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, ताराचंद, सभी को फारसी भाषा आती थी। अगला पॉइंट है रैंक के दर्शन से प्रभावित। इलाहाबाद स्कूल के इतिहासकार रैंक के इतिहास दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे। वे इतिहास लिखने के लिए आर्काइवल सोर्सेज यानी अभिलेखीय दस्तावेजों के उपयोग पर बल देते थे, किंतु हेरम चतुर्वेदी का मानना है कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर था। वे आर्काइवल सोर्सेज का उपयोग तो करते थे, लेकिन उन पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेते थे कि जो दस्तावेज में लिखा है, जो आंकड़े दिए हैं, जो बातें लिखी हैं, बिल्कुल सही हैं, बल्कि वे उनका भी आलोचनात्मक अध्ययन करते थे। जैसा कि आपको पता है, रसब्रुक विलियम ने भी पहले कहा है कि हमें सोर्सेज का इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करना चाहिए। तो वे अभिलेखीय दस्तावेजों का भी इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, आंतरिक और बाह्य आलोचना, दोनों प्रकार की आलोचना करते थे, और तब कहीं जाकर के उन अभिलेखीय दस्तावेजों का उस सोर्स के रूप में उपयोग करते थे। अगला पॉइंट है मध्यकालीन इतिहास के सकारात्मक पहलुओं का उल्लेख। ये जो इलाहाबाद स्कूल के इतिहासकार थे, ये भारतीय मध्यकाल को हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में न देख करके एक क्षेत्रीय संघर्ष के रूप में देखते थे। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है आर.पी. त्रिपाठी की बुक राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर में आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलों और राजपूतों के मध्य जो संघर्ष था उसको हिंदू और मुसलमानों के मध्य संघर्ष के रूप में न देख करके क्षेत्रीय संघर्ष यानी किसी क्षेत्र विशेष पर कब्जे को लेकर के, अपने आधिपत्य को लेकर के होने वाले संघर्ष के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। हेरम चतुर्वेदी ने इसे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल के मध्य संघर्ष बताया है। इलाहाबाद स्कूल के इतिहासकार एक प्रकार से गांगी जमुनी संस्कृति यानी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। हमारा अगला पॉइंट ही है हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि इलाहाबाद स्कूल के इतिहासकार हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। बेनी प्रसाद की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता। इस पुस्तक में बेनी प्रसाद के मैंने 3 पॉइंट्स निकाले हैं। पहला तो यह कि इस पुस्तक में इन्होंने जेम्स मिल के काल विभाजन को अस्वीकार किया है। आप सभी को पता है जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, जो कि 1817 में प्रकाशित हुई थी, भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। इस काल विभाजन को बेनी प्रसाद ने अपनी पुस्तक हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता में अस्वीकार किया है। दूसरी बात यह कि यह पहले इतिहासकार थे जो मध्यकाल को कल्चरल स्टेट कह रहे हैं। और तीसरी बात यह कि ये अपनी पुस्तक में कहते हैं कि उर्दू किसी धर्म से जुड़ी भाषा नहीं है, ये भारत की भाषा है, इस्लाम के किसी अन्य देश में इसका प्रचलन नहीं है। इस प्रकार से इन्होंने अपनी पुस्तक में हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया है। इसी प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर ताराचंद, इन्हीं के नाम पर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ताराचंद हॉस्टल भी देखने के लिए मिल जाएगा, इन्होंने भी अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम और इंडियन कल्चर में कहा है कि जो भारतीय कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें जो कीर्तन का प्रचलन है, यह सूफी कव्वाली की देन है। यानी अगर आप जन्माष्टमी में, नवरात्रि में अपने मोहल्लों में, आसपास पड़ोस में, अपने घर में जो कीर्तन होते हुए देखते हैं, सुनते हैं, यह वास्तव में सूफी कव्वाली के देन है, यह पहले से भारतीय कल्चर में नहीं था। इसी प्रकार से ये मानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम सभ्यताएं 2 अलग अलग सभ्यताएं थीं। वो कहते हैं, वो मानते हैं कि हालांकि उस पहले 2 अलग अलग सभ्यताएं थीं, किंतु वो कहते हैं कि जब 2 सभ्यताएं समानांतर रूप से अलग हों तो वे आपस में टकराती हैं, लेकिन बाद में उनमें सह अस्तित्व स्थापित हो जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रवादी इतिहासकार। इस स्कूल के अधिकांश इतिहासकार राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित थे। ये इतिहासकार जिस समय इतिहास लिख रहे थे उस समय भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, और जाहिर है ऐसे में इनके मन में कहीं ना कहीं ये परिकल्पना आकार ले रही थी कि एक नया राष्ट्र कैसा हो, अथवा इस पनपते राष्ट्रवाद का स्वरूप कैसा हो। इसका उदाहरण हमें आर.पी. त्रिपाठी की पुस्तक सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन में देखने के लिए मिलता है।
इसमें इन्होंने प्राच्य निरंकुशता की अवधारणा को ध्वस्त किया है और वे 5 प्राच्य निरंकुशता के स्थान पर प्रबुद्ध निरंकुशता की बात करते हैं। इसी प्रकार से हमने पहले भी देखा कि किस प्रकार से बेनी प्रसाद और राष्ट्रवाद हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, जो कि एक उभरते हुए भारत के उभरते हुए राष्ट्रवाद के लिए बहुत अधिक आवश्यक था। इसी प्रकार से सर सफात अहमद खां कहते हैं कि इंग्लैंड में हमें चर्च के आधार पर विभाजन देखने के लिए नहीं मिलता। वे सब कहते हैं कि हम ब्रिटिश हैं या जर्मन हैं, वो ये नहीं कहते कि हम क्रिश्चियन, हम एंग्लिकन चर्च हैं, हम ये हैं वो हैं, सब कहते हैं कि हम ब्रिटिश हैं। तो कहते हैं कि ऐसे में हम ये क्यों कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं? वो कहते हैं कि हम सभी भारतीय क्यों नहीं हो सकते। अगला पॉइंट है उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी कमियों को उजागर करना। जैसा कि हमें पता है कि इलाहाबाद स्कूल की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि यहाँ के विद्यार्थियों को इतिहास लेखन के नवीन तरीकों यानी लेटेस्ट मेथोडोलॉजी से अवगत कराया जा सके, जो अपने स्वरूप में आधुनिक हो और यूरोपीय हो। किंतु यहाँ के इतिहासकारों ने इन्हीं के मेथड्स को यूज करके इन्हीं की आलोचना की। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है आरपी त्रिपाठी की पुस्तक सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक का शीर्षक काफी दिलचस्प है। इसमें आप देखेंगे इन्होंने मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का उपयोग किया है, और मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन शब्द अपने आप में सांप्रदायिक है। इसकी जगह ये एडमिनिस्ट्रेशन इन मिडिवल इंडिया उपयोग कर सकते थे, लेकिन इन्होंने मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का उपयोग किया है। और इस प्रकार से देखने पर यह लगता है कि इन्होंने जेम्स मिल के काल विभाजन को स्वीकार कर लिया है, किंतु इस पुस्तक के अंदर इन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवादी इतिहासकारों के सिद्धांतों का खंडन किया है। किस प्रकार से? जैसे इन्होंने इसमें प्राच्य निरंकुशता के सिद्धांत का खंडन किया है और इसके स्थान पर वो बात करते हैं प्रबुद्ध निरंकुशता की, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवादी इतिहासकारों, जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी इतिहासकार हैं, वो भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। इसका भी खंडन आरपी त्रिपाठी ने अपनी इस पुस्तक में किया है और कहते हैं कि अकबर के आते आते तुर्कों, ईरानियों, मंगोलों सभी को मिला करके एक राष्ट्रीय राजत्व का उभार होता है। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है समकालीन इतिहास के प्रति सजगता। इलाहाबाद स्कूल के इतिहासकार समकालीन इतिहास लेखन को लेकर के काफी अधिक सजग थे। इस संबंध में सफात अहमद खां कहते हैं कि हमें निकट अतीत की घटनाओं के बारे में इतिहास नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इनमें से अधिकांश घटनाएं और उनसे जुड़े व्यक्ति जो होते हैं वो हमारे समकालीन होते हैं, और ऐसे में संभावना है कि हम अपने लेखन में वस्तुनिष्ठ न रह पाएं। और शायद यही कारण है कि इस स्कूल से जुड़े लगभग सभी आरंभिक इतिहासकारों ने अपने कार्य क्षेत्र के रूप में सामान्यतः मध्यकालीन इतिहास को ही चुना। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा अलग से जोड़ना चाहूंगा, इलाहाबाद स्कूल से अलग हट करके थोड़ा सा, कि समकालीन इतिहास लेखन में हमें किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसका जिक्र आपको एरिक हॉब्सबॉम की बुक ऑन हिस्ट्री और रामचंद्र गुहा की बुक इंडिया आफ्टर गांधी में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह है वीडियो का अंत। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप थिंकिंग, कीप लर्निंग, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।